नमस्ते। आज आप सभी मेरे यानी प्रतिज्ञा के साथ सुन रहे हैं इश्क मुबारक कहानी का 17वां भाग। अगली सुबह घर की थोड़ी काया पलट की जा रही थी। शादी का तामझाम और दहेज का सामान जो नीलम के साथ जाना था वो सब कमरे में रखा जा रहा था। सुबह आकाश की नींद खुली तो कमरे में धृति की माँ उसे कुछ समझा रही थी। उन दोनों के होंठ चल रहे थे लेकिन आवाज समझ नहीं आ रही थी। थोड़ी देर में एक छोटी अलमारी लेकर दो आदमी धृति के कमरे में आए और किनारे रखकर चले गए। ये सब क्या है? धृति के उसके पास जाते ही आकाश ने पूछा। तिजोरी है, अभी बार बार पैसे देने होंगे ना, 7 से 10 सामान लाने होते हैं रोज, मेहमान भी तो ज्यादा हैं, इस कमरे में कोई आता जाता नहीं है ना, इसलिए यहीं रखवा दिए हैं। आपको कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, मुझे दिक्कत क्यों होगी? धृति तिजोरी में ताला लगाने लगी। आकाश को देखकर वो थोड़ा झिझकी, फिर ताला लगाकर चाबी उससे ही दे दी। इससे अपनी जेब में ही रखिएगा, जब हम मांगे तो दे दीजिएगा, अब हम साड़ी में तो बांध कर नहीं घूम सकते ना, कहकर वो उसे चाबी थमाकर चली गई। आकाश ने थोड़ी देर एक्सरसाइज की और नहा धोकर रेडी हो गया। धृति कमरे में घुसी तो आकाश को देखती रह गई। उसकी नजरें फेविकोल लगाकर आकाश पर चिपक गई थीं। आकाश ने नहाकर येलो कलर का चिकन वर्क का कुर्ता ऑफ वाइट ट्राउजर्स के साथ पहना हुआ था। कुर्ते की स्लीव्स कोहनी तक खींच रखी थी और एक हाथ कुर्ते की जेब में डाल रखा था। कुर्ता उसके बदन पर बिल्कुल फिट था। धृति एकटक उसे देखती रह गई। वो इतना ज्यादा क्यूट और परफेक्ट दिख रहा था कि धृति को डर लगने लगा था कि कहीं आज कोई उसे नजर न लगा दे। उसने दौड़कर आईने के पास रखी अपनी काजल वाली पेंसिल उठाई और झट से आकाश के गले के पीछे छोटी सी बिंदी रख दी। मैं बता रही हूँ, अगर आज आप नीलम की सहेलियों के मुंह लगे ना तो आकाश ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। तो हम आपसे बात नहीं करेंगे? धृति ने बोल तो दिया, पर मन ही मन सोचने लगी, इन्हें क्या फर्क पड़ेगा, मैं बोलूं या ना बोलूं? बेमतलब की बात बोल दी, लेकिन लड़कियां इन्हें घूरेंगी तो मुझे बुरा तो लगेगा ना। खुद तो सुबह से ऐसे सचकर अनारकली बने घूम रहे हैं जैसे इन्हीं का ब्याह है। मेरी क्या गलती? वो लड़कियां मुझे जबरदस्ती घेर लेती हैं, बताओ क्या करूं मैं? तो नहीं डांट दिया करिए जैसे मुझे डांटते हैं। आकाश ने धृति के बाल कानों के पीछे समेटते हुए उससे पूछा, अच्छा बताओ, आखिरी बार तुम्हें कब डांटा था मैंने? याद नहीं मुझे। तो फिर आप सच में नहीं डांटेंगे कभी? धृति की प्यारी सी दो काली आंखें आकाश की आंखों में झांक रही थीं। ना, कभी नहीं। आकाश ने फिर से उसके गोल मटोल गालों पर चुटकी काट ली। बेचारी अपने गाल सहलाने लगी। आकाश को आज जमीन देखने भी जाना था। दोपहर का खाना खा पीकर वो झट से पंडित जी से बोला, पापा जमीन दिखाते हैं आज। डैड से बात हुई थी, परसों शादी में सब आएंगे, तभी भूमि पूजन करा दिया जाएगा। बार बार तो सबका आना मुश्किल होगा ना? हाँ बिल्कुल, ये रज्जन को लिए जाओ। और बेटा सुनो, जल्दी घर आ जाना, उधर का इलाका जरा थोड़ा ठीक नहीं है, ज्यादा किसी से बात मत करना। ओके पापा। पंडित जी ने रज्जन को बुलाकर ना जाने क्या समझाया। आकाश को कुछ समझ ना आया। थोड़ी ही देर में आकाश रज्जन के साथ कार में बैठकर चला गया। रज्जन आकाश की कार में बैठा। पहली बार वो इतनी बड़ी कार में बैठा था। वैसे पंडित जी के पास भी अपनी बोलेरो थी, जिसे ज्यादातर रज्जन ही चलाता था,
लेकिन इतनी शानदार गाड़ी अपने जीवन में उसने पहली बार देखी थी। कार में सीट पीछे तक फैल जाती थी, मन करे तो कार में ही सो जाओ। जीजा, ये टीवी चलता है का? सामने लगी स्क्रीन को देखकर रज्जन ने कहा। आकाश ने स्क्रीन ऑन कर दी। कोई इंग्लिश मूवी चल रही थी। आकाश को ज्यादातर यही पसंद थी, या फिर न्यूज चैनल्स। अरे कोई भोजपुरी फिल्म चलाओ जीजा। आकाश ने एक बार घूरकर उसे देखा। रज्जन एकदम चुप हो गया। फैक्ट्री की जमीन गांव से थोड़ी दूर हाईवे के पास थी। गांव से करीब 10-15 किलोमीटर का फासला था। आकाश कार से उतरा। रज्जन उसे समझाने लगा कहाँ से कहाँ तक जमीन फैली है। वो उसे घूम घूम कर सब बताने और दिखाने लगा। आकाश के मन में फैक्ट्री का ढांचा बन चुका था, जिसका कॉन्ट्रैक्ट वो शहर पहुंचते ही देने वाला था। तो बताओ, समझ आया जीजा? लोकेशन कैसी लगी वो बताओ। शहर से तो दूर ही है और गांव से भी दूर है, प्रदूषण वगैरह का भी कोई फिक्र नहीं। अच्छी क्यों नहीं लगेगी भाई? बहुत बड़ी कीमत जो चुकाई है इस ज़मीन के लिए। काहे मजाक कर रहे हो जीजा? कौन सी कीमत? आपके पिताजी ने बस एक बार कहा भरी तो था, और पंडित जी ने फट से ज़मीन उनके नाम कर दी। आखिर पुरानी दोस्ती जो ठहरी। हाँ भाई, मेरे डैड बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। सौदा पटाना तो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। नहीं जीजा, पंडित जी ने 1 रुपया भी नहीं लिया है इस ज़मीन के लिए, जितना हम जानते हैं। हाँ, पर अपनी लड़की तो मेरे गले बांधी दी। आकाश बहुत धीमे से बुदबुदाया, लेकिन रज्जन ने सुन लिया। ये सुनकर उसका चेहरा उतर गया। आप ऐसा ना कहो जीजा, रानू के लिए तो आपके पिताजी खुद रिश्ता लेकर आए थे, और आपके ब्याह के कई महीने पहले ही ये ज़मीन आपके पिताजी जी को दे दी गई थी। तब तो रानू के ब्याह की कोई बात तक ना हुई थी। आकाश चौंक गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। पागल हो गए हो? जमीन के कागज शादी के अगले दिन डैड को दिए गए थे, मेरी आंखों के सामने। हम ज्यादा कछु नहीं जानते जीजा, लेकिन सुपुर्दगी के दिन आपके पिताजी खुद ही कहकर गए थे, कागज बाद में ले जाएंगे। जब उन्होंने मांगे तो पंडित जी ने सौंप दिए। आकाश के सामने आज एक इतने बड़े सच का खुलासा हुआ था। उसकी शादी कोई सौदा नहीं थी। इस जमीन के बदले धृति को उसे नहीं सौंपा गया था। तो फिर जब जमीन पहले ही मिल गई थी तो उसके डैड ने उस पर शादी के लिए जोर क्यों डाला? लगातार ये सवाल आकाश के दिमाग में घूमे जा रहे थे। आकाश ये सब सोच ही रहा था कि अचानक पीछे से आई एक आवाज ने उसका ध्यान भंग कर दिया। और कैसे हो आकाश बाबू? और ससुराल में खातिरदारी भली प्रकार से हो रही है ना? आकाश ने पीछे मुड़कर देखा। 3-4 लड़के मोटरसाइकिल लिए वहीं खड़े थे। आकाश देखते ही पहचान गया कि ये वही लड़के हैं जिनसे उस दिन उसने पंडित जी के घर का रास्ता पूछा था। इससे पहले कि आकाश कुछ कहता, रज्जन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ए बब्बू, कहाँ चाहिए तुमको? यहाँ कहाँ आए हो? अपने गांव के मुखिया जी के दामाद बाबू से मिलने आए हैं, और का? पान की पीक बहाता हुआ वो लड़का अपना काला चश्मा उतारकर दबंग वाली स्टाइल में शर्ट के पीछे खोसता हुआ बोला, बब्बू चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वही अच्छा होगा तुम्हारे लिए, समझे? और खबरदार अगर आकाश बाबू से तुमने बदतमीजी की तो। बब्बन ने आगे बढ़ते हुए रज्जन को कॉलर से पकड़कर धकिया दिया और आकाश से बोला, काहे, शहर में लौंडियों की कमी पड़ गई थी का, जो गांव से हमारी बुलबुल ले उड़े? धृति के बारे में उसके मुंह से बकवास सुनते ही आकाश की त्योरियां चढ़ गईं। उसने गुस्से से कसकर मुट्ठी भींच ली। रज्जन उसे खींचते हुए कार में बैठाने लगा। तुम चलो जीजा, ये बहुत बदतमीज लोग हैं, इनके मुंह ना लगना। रज्जन को डर था, सामने 4 लोग और इधर वो अकेला और आकाश। उस पर भी अगर आकाश को चोट चपेट लग गई तो पंडित जी को क्या मुंह दिखाएगा? एक बात बता रहे हैं आकाश बाबू, रानो हमारी जिंदगी का पहला प्यार है और तुम हमसे हमारा पहला प्यार छीन लिए। तुम्हें और तुम्हारे ससुर को
भरे बाजार में गोली मार देंगे एक दिन। अब तो आकर्ष का क्रोध सीमाएं पार कर चुका था। जैसे तैसे कार के गेट तक उसे घसीट कर लाए रज्जन को उसने धक्का दिया और इससे पहले कि बब्बन मोटरसाइकिल पर बैठ पाता, आकाश ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़कर उसे टांग लिया। साले, 1.5 पसली के कंकाल तंत्र, तुम हमें मारोगे? एक फूंक मार दी तो सीधा पाताल लोक में गिरोगे जाकर। दोबारा अगर धृति या उसके परिवार की तरफ आंख उठाकर देखा ना तो आंखें निकालकर सीख कबाब बना दूंगा साले। आकाश ने उसे एक हाथ से ही टांग लिया था। उसके साथ आए लड़के बब्बन को आकाश की पकड़ से छुटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आकाश की पकड़ से छूट पाना मतलब शेर के पंजों से उसका शिकार छुड़ा लेना। आकाश ने बब्बन को उठाकर कार के बोनेट पर दे मारा। बेचारा पेट पकड़कर रह गया। उसके बाद दे घूसा बब्बन की बत्ती सी ही फोड़ डाली। समझ नहीं आ रहा था कि मुंह से खून बह रहा है या पान की पीक। अब रज्जन को मजा आने लगा था। अभी तक गांव में बब्बन से पंगे लेने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था। यहाँ अकेला आकाश बब्बन और उसके 3 चमचों को बिल्ली के बच्चों की तरह धर दबोचे था। वाह जीजा, एक घूंसा और मारो। ए वो आया पीछे से, ओ जीजा उठा के पटक दो साले को, हड्डियां तोड़ दो इसकी। आकाश को देख रज्जन को भी जोश आ गया। उसने भी बब्बन के साथ आए एक लौंडे को धर लिया और जोश जोश में जो सुताई हुई है चारों की, चारों चित्त हो गए। आकाश गाड़ी में बैठने ही वाला था कि बब्बन ने एक मोटा सा ईंटा उठाकर उसके सर पर दे मारा। आकाश के माथे पर गहरी खरोंच आ गई, जिससे थोड़ा सा खून रिसने लगा। लेकिन इस बार वो वापस बब्बन की बची खुची जान निचोड़ता इसके पहले ही रज्जन ने खींचकर उसे गाड़ी में बैठा लिया। जिज्जा, बात मानो, घर चलो। ये तो साले हैं ही हरामी, तुम इनके मुंह मत लगो। देखो ना खून निकल आया है। अब तो पंडित जी हमें ही बातें सुनाएंगे। रज्जन की बात सुनकर आकाश ने वापस गाड़ी घर की तरफ मोड़ दी। चारों के चारों वही मैदान में चित्त पड़े थे। कौन किसे उठाए, सबकी हड्डियां चरमरा गई थीं। कराहने की आवाजें उस खाली जमीन पर गूंज रही थीं। इधर आकाश और रज्जन शाम 6 बजे के आसपास घर पहुंचे। हल्दी की रस्म शुरू हो गई थी। औरतें मंगल गीत गा रही थीं। नीलम को हल्दी का लेप लगाया जा रहा था। औरतों के बीच सुंदर सी पीले रंग की साड़ी पहने बैठी धृति हंस हंस कर बातें कर रही थी। आकाश रज्जन के साथ घर के आंगन में पहुंचा ही था कि उस पर नजर पड़ते ही गाना बजाना सब रुक गया। तो ये था इश्क मुबारक कहानी का 17वां भाग। अगले भाग के लिए मेरी वीडियो को ढेर सारे लाइक्स और कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नए भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।